बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय क्रिया और काल। सबसे पहले पढ़ते हैं क्रिया क्या होती है। तो बच्चों, चित्रों के नीचे छपे रंगीन शब्दों से ज्ञात हो रहा है कि उस चित्र में क्या कार्य हो रहा है। यह शब्द ही क्रियाएं हैं। खाना, जाना, हंसना, रोना, सुनना, उठना, नहाना, चलना, पढ़ना, बोलना, लिखना आदि सभी क्रियाएं हैं। तो बच्चों, इस चित्र में जैसे मयंक खेल रहा है, कनिका गाना गा रही है, बंदर कूद रहा है। उपर्युक्त चित्रों में कार्य किया जा रहा है। तो जो भी हम कार्य करते हैं उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा के बाद सम्मिलित करें, यानी कि कुछ कार्य प्रकृति में अपने आप होते हैं, उन्हें किया नहीं जाता। जैसे बारिश, बाहर बारिश हो रही है तो बारिश तो अपने आप होती है। तेज हवा चल रही है, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है तो कुछ कार्य बच्चों अपने आप हो जाते हैं। और उपर्युक्त चित्रों में कार्य स्वतः हो रहे हैं। किसी कार्य के करने का जिस पद से होता ज्ञान है क्रिया कहते उसे धातु मूल है जान। ये एक वाक्य लिखा है सुर्वेश कांत वर्मा ने। उन्होंने यही बताया कि जो कार्य हम करते हैं वही क्रिया कहलाता है। आइए पढ़ते हैं धातु क्या है। तो बच्चों, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। किसी धातु से ही क्रिया के विविध रूपों का निर्माण होता है, यानी कि जो भी क्रिया हम बोलते हैं, पढ़ना, गाना, सोना, रोना, उसका एक धातु रूप होता है। धातु से क्रिया की रचना होती है। जैसे धातु है चढ़ तो क्रिया है चढ़ना, दौड़ दौड़ना, गा गाना, पी पीना, आ आना, खा खाना, कर करना, मिल मिलना, जा जाना। इसे भी समझिए कि बच्चों, क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती। जब तक कि क्रिया नहीं होगी हम वाक्य नहीं बना सकते। आइए पढ़ते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया यानी सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता पड़ती है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पत्र लिख रही है तो यहाँ पर जो पत्र है वो कर्म है। अंकित गाना गा रहा है, यहाँ पर गाना एक कर्म है। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, जैसे अकर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। यानी कि जहाँ पर कर्म एक होता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राजा बाजा बजा रहा है, डाकिये ने पत्र बांट दिए। इन दोनों वाक्यों में बाजा और पत्र एक एक कर्म है, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं एक कर्मक हैं। और द्विकर्मक क्रिया यानी जिस वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अमित ने शाम को केक खिलाया, सेठ जी ने श्रमिकों को वेतन दिया। तो इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में श्याम और केक दो कर्म हैं। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में श्रमिकों और वेतन भी दो कर्म हैं, अतः इन वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक हैं। तो बच्चों, सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म के बिना वाक्य नहीं बनाए जा सकते, यानी कि उसमें कर्म का होना बहुत जरूरी है। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे आग जल रही है तो यहाँ पर क्रिया है, सिर्फ जल रही है, कर्म नहीं है। कुत्ता भौंक रहा है तो भौंक रहा ये क्रिया है, यहाँ पे कर्म की जरूरत नहीं है। उपर्युक्त चित्रों के नीचे दिए गए दोनों वाक्य कर्म रहित हैं, यानी इसके अंदर कर्म नहीं। क्रिया प्रायः वाक्य के अंत में आती है। वाक्य में क्रिया से ही ज्ञात होता है कि क्या कार्य हो रहा है। कुसुम ने खाना खाया, दादाजी शहर चले गए। तो बच्चों, क्रिया विकारी शब्द है, यानी क्रिया में बदलाव होते हैं, अतः कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार क्रिया का रूप बदल जाता है। क्रिया पर लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है? कर्ता जिस लिंग का होगा क्रिया भी उसी लिंग की होगी। जैसे कि राहुल और मयंक दोनों वाक्यों के कर्ता पुल्लिंग हैं, इसलिए खा रहा है और गया था
क्रिया भी पुल्लिंग है। राहुल खाना खा रहा है, मयंक स्कूल गया था, ये पुल्लिंग है। ऋतु खाना खा रही है, मीता स्कूल गई थी, ये पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग है। ऋतु और मीता कर्ता स्त्रीलिंग है, इसलिए खा रही है, गई थी क्रिया भी स्त्रीलिंग है। क्रिया पर वचन का क्या प्रभाव पड़ता है, आइए जानते हैं। व्याकरण के नियम अनुसार कर्ता जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी वचन की होगी। यानी कि क्रिया का वचन भी कर्ता के वचन के अनुसार बदलता रहता है। यदि संज्ञा एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में ही आएगी, और यदि संज्ञा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में ही आएगी। जैसे वह और मैं कर्ता दोनों वाक्यों में एक वचन है, इसलिए क्रिया भी जा रहा है और पढ़ रहा हूं भी एक वचन में है। जैसे वाक्य है वह जा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं। वहीं पर बहुवचन में वे जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, इसमें कर्ता वे और हम दोनों वाक्यों में बहुवचन के हैं, इसलिए जा रहे हैं और पढ़ रहे हैं क्रिया भी बहुवचन में ही होगी। तो बच्चों, ये थी क्रिया, और क्रिया पे वचन का और लिंग का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हमने जाना। आइए पढ़ते हैं काल क्या होता है। तो दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और समझिए। मैं कल फुटबॉल खेलने गया था। अनुभव पुस्तक पढ़ रहा है। अविरल कल मेला देखने जाएगा। तो बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों से स्पष्ट होता है कि क्रियाओं का समय अलग अलग है, यानी कि जो काम हो रहा है वो अलग अलग समय में किया गया है। फुटबॉल खेलने का कार्य बीते हुए समय में हो चुका है। पुस्तक पढ़ने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है, यानी कि अभी हो रहा है। मेला देखने का कार्य आने वाले समय में होगा। इससे स्पष्ट होता है कि क्रिया के जिस रूप से कार्य करने का या होने के समय का पता चलता है वह काल कहलाता है। तो बच्चों, क्रिया के जिस रूप से हमें ये पता चलता है कि वो काम किस समय होगा, हुआ था या हो रहा है, उसे हम काल कहते हैं। काल के बच्चों 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। आइए एक एक करके तीनों को पढ़ें। सबसे पहले है भूतकाल। जब कार्य उस समय में हुआ हो जो बीत चुका है तो वहां भूतकाल होता है। इन वाक्यों के अंत में प्राय था, थी, थे या ई, ए आदि आते हैं। जैसे रितिका मुंबई गई थी, माताजी ने खाना बना लिया। उपर्युक्त वाक्यों में गई थी और बना लिया क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है, अतः ये भूतकाल की क्रियाएं हैं। जो समय बीत गया वो भूतकाल। अगला है वर्तमान काल। जब कार्य चल रहे समय में होता है तो वहां वर्तमान काल होता है। इन वाक्यों के अंत में है, हैं, हो, हूं आते हैं। जैसे मोनू आम खा रहा है, बच्चे लिखना सीख रहे हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में खा रहा है और सीख रहे हैं क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य भी चल रहा है, अतः ये वर्तमान काल की क्रियाएं हैं। जो काम अभी इसी वक्त चल रहा हो उसी समय, तो उसे हम वर्तमान काल कहेंगे। और तीसरा काल है भविष्यत काल, यानी कि जब कार्य आने वाले समय में हो, यानी कि अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, तो वहां भविष्यत काल होता है। इन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आते हैं। जैसे सुमित कवि सम्मेलन में भाग लेगा, मोहन दिल्ली जाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में भाग लेगा और जाएगा क्रियाओं से ज्ञात होता है कि कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा, अतः ये भविष्यत काल की क्रियाएं हैं, यानी कि अभी वो हुई नहीं है, आने वाले समय में होगी। बच्चों, ये थे काल और उनके भेद। आइए दोहराएं। किसी कार्य को करना या उसका होना ही क्रिया है। क्रिया सामान्यतः वाक्य के अंत में आती है। क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद होते हैं, एक कर्मक तथा द्विकर्मक क्रिया। कर्ता के लिंग, वचन और काल का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। और क्रिया के 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।